हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था संज्ञा और सर्वनाम के बारे में। तो किसे कहते हैं संज्ञा? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। तो क्या होते हैं विशेषण? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं विशेषण के बारे में। तो स्टार्ट नाउ। क्या है इसकी परिभाषा? जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर लड़का, तो लड़का संज्ञा है तो सुंदर शब्द क्या है? उसकी विशेषता है, इसलिए सुंदर शब्द विशेषण है। नया घर, तो घर कैसा है? नया है, तो नया शब्द विशेषण है। काला घोड़ा, तो घोड़ा कैसा है? काला है, तो काला शब्द क्या है? विशेषण। तो सुंदर, नया, काला, ये शब्द क्या है? इन संज्ञा शब्दों के की विशेषता बताते हैं, इसलिए ये शब्द विशेषण है। आगे देखिए, विशेषण के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं विशेषण के? विशेषण के 4 भेद हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए इन्हें उदाहरण से समझते आगे इनके भेद जो हैं। पहला भेद क्या है? गुणवाचक विशेषण। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार व दशा आदि का बोध करवाते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब जो विशेषण शब्द हैं संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, उसके आकार, दशा आदि के बारे में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। जैसे बगीचा है, बगीचे में रंग बिरंगे फूल हैं, तो इसमें संज्ञा शब्द फूल है, तो फूल कैसे हैं? रंग बिरंगे हैं, तो इसलिए रंग बिरंगे शब्द क्या हुआ? विशेषण। नेक्स्ट है मेरी गुड़िया सुंदर है, तो गुड़िया कैसी है? सुंदर है, तो सुंदर शब्द विशेषण है, क्योंकि गुड़िया शब्द संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है, इसलिए सुंदर शब्द विशेषण है। नेक्स्ट, रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। रामायण किसका ग्रंथ है? हिंदुओं का। और कैसा ग्रंथ है? पवित्र है, इसलिए ग्रंथ कैसा है? पवित्र। तो पवित्र शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण। तो इन शब्दों में फूल रंग बिरंगे हैं, गुड़िया सुंदर है और ग्रंथ कैसा है? हिंदुओं का ग्रंथ कैसा है? पवित्र है। कौन सा ग्रंथ है? रामायण है, तो इसलिए ये शब्द क्या है? विशेषण है। और कौन से विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। तो सेकंड भेद है संख्यावाचक विशेषण। तो क्या होते हैं संख्यावाचक विशेषण? जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की संख्या बताते हैं, क्या करते हैं? जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे सूरज एक है और सितारे अनेक हैं। तो इसमें सूरज संज्ञा है और सूरज की संख्या कितनी है? एक है। सितारों की संख्या कितनी है? अनेक है, तो इसलिए एक और अनेक शब्द क्या हुआ? विशेषण है। कौन सा विशेषण हुआ? संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है पेड़ों पर हजारों फल लगे हैं। तो पेड़ों पर कितने फल लगे हैं? हजारों फल लगे हैं, तो हजारों शब्द क्या हुआ? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, मतलब 2 प्रकार है। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो क्या है निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण? देखिए नंबर 1 है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित संख्या बताते हैं वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 बच्चे, 10 केले, 1 घड़ी। मतलब बच्चे कितने हैं? 4, केले कितने हैं? 10 और घड़ी कितनी है? 1। तो ये जो संख्याएं हैं 4, 10, 1, ये संज्ञा शब्दों की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है इनमें, तो ये शब्द क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं।
अब है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या है निश्चित संख्यावाचक विशेषण? देखिए, जो विशेषण संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते, मतलब जिस वाक्य में विशेषण की संख्या निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होती है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कुछ लोग, थोड़ी सी दुकानें, बहुत सारे खिलौने। अब लोग कितने हैं? कुछ, मतलब निश्चित नहीं है संख्या। अब दुकानें कितनी हैं? थोड़ी सी हैं, 10 हैं, 4 हैं, कितनी है ये मतलब हमें पूरी तरह ज्ञात नहीं है, अनिश्चित है। तो बहुत सारे खिलौने मतलब बहुत से, तो ये भी संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए कुछ, थोड़ी सी और बहुत सारे ये शब्द क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। अब है विशेषण का तीसरा भेद, परिमाणवाचक विशेषण। तो क्या होते हैं परिमाणवाचक विशेषण? जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा या परिमाण का बोध करवाते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब जो शब्द, विशेषण शब्द होते हैं संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा क्या होती है? उसकी माप का बोध करवाते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। माप होती है मतलब उसकी नाप। संख्या में संख्याएं आती हैं और परिमाण में नाप तोल आती है। जैसे कप में थोड़ी सी चाय है, मतलब ये मात्रा बता रही है ना, माप। तो कप में कितनी चाय? थोड़ी सी है, तो ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है, रोहन 5 मीटर कपड़ा लाया। कितना कपड़ा लाया? 5 मीटर। तो ये क्या है? ये भी कपड़े की माप है, मात्रा बताई जा रही है, माप बताई जा रही है। तो थोड़ी सी और 5 मीटर जो है, ये मात्रा और माप बताई जा रही है इन शब्दों में। तो ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में माप निश्चित दी जाती है, जैसे 4 मीटर रस्सी, 2 लीटर दूध, ऐसे। मतलब इसमें जो संख्याएं हैं, जो माप है वो निश्चित है, इसलिए ये अनिश्चित, तो 4 मीटर और 2 लीटर दूध जैसे इसमें निश्चित माप दे रखी है, इसलिए इसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। सेकंड है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की माप जो है वो निश्चित ना हो। जैसे थोड़ा जल, तो जल कितना है? थोड़ा सा। अधिक बरसात, मतलब बरसात बहुत ज़्यादा है। दूध कितना है? कम, मतलब थोड़ा सा है। तो इसमें भी जल, बरसात और दूध जो है, इनकी मात्रा जो है वो अनिश्चित बताई गई है, तो इसलिए इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है नंबर 4 एग्जाम्पल है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो क्या होते हैं सार्वनामिक विशेषण? जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह घर मोहन का है, तो यह घर किसका है? मोहन का है। तो यह शब्द जो है वो संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यह शब्द विशेषण है। मतलब ये सर्वनाम शब्द जो है विशेषण के रूप में प्रयोग किए गए हैं, इसलिए ये शब्द क्या है? विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस चिड़िया का पंख कट गया, तो इसमें चिड़िया संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द की ओर कौन सा शब्द इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है? इस शब्द है। तो इस चिड़िया मतलब इसकी तरफ इशारा हो रहा है कि ये जो चिड़िया है इसका पंख कट गया है, इसलिए इसमें इस सेंटेंस में इस शब्द जो है तो सर्वनाम, लेकिन ये विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए ये विशेषण शब्द है। उस नदी में पानी कम है, तो उस शब्द नदी के, कौन सी नदी? उस नदी, इस नदी की ओर इशारा हो रहा है, संकेत किया जा रहा है कि ये जो नदी है, इस नदी में, उस नदी में पानी जो है वो कम है। तो यह, इस, उस, ये सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए गए हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो ये थे विशेषण। इन्हें अच्छे से दोबारा आप संज्ञा और सर्वनाम रिवाइज करेंगे, तो जिन शब्दों से तुम्हें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो आप संज्ञा सर्वनाम रिवाइज करोगे तो आपको विशेषण की भी परिभाषा लर्न हो जाएगी, इसलिए विशेषण को भी समझने का प्रयास करें। तो अब है विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की
3 अवस्थाएं बताई गई हैं। अवस्था क्या होती है? तुलना। जैसे नंबर 1 है मूलावस्था, नंबर 2 है उत्तरावस्था और नंबर 3 है उत्तमावस्था। तो क्या होती है ये अवस्थाएं? देखिए, पहली जो अवस्था है क्या है? मूलावस्था। क्या है? मूलावस्था। इसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं की जाती, केवल संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है। मतलब जिस वाक्य में किसी प्रकार की तुलना का भाव नहीं होता, मतलब जिस विशेषण में तुलना का भाव नहीं होता, केवल संज्ञा सर्वनाम की सामान्य स्थिति बताई जाती है, उसमें कौन सी अवस्था होती है? मूलावस्था। एग्जाम्पल देखिए, रमा अच्छी बच्ची है। अब देखो इसमें बच्ची कैसी है? अच्छी है, तो ये अच्छी शब्द विशेषण है, तो ये अवस्था कौन सी है? मूलावस्था, क्योंकि इसमें किसी से उसकी तुलना नहीं की गई, केवल इतना बताया गया कि बच्ची जो है वो अच्छी है, इसलिए अच्छी शब्द विशेषण है और अवस्था कौन सी है? मूलावस्था है। सेकंड है गुड़िया सुंदर है। गुड़िया कैसी है? सुंदर है, तो सुंदर शब्द में कौन सी अवस्था है? मूलावस्था है। नेक्स्ट, अमरूद कैसा है? मीठा है, तो मीठा मूलावस्था में है। कोयल काली है, तो काली क्या है? कोयल काली है, ये भी मूलावस्था है। सेकंड, इसकी अवस्था कौन सी है? उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है? जिसमें दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की तुलना की जाती है। जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की तुलना होती है, वहां उस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था होती है? उत्तरावस्था होती है। जैसे देखिए, राम श्याम से अच्छा है। अब हमने मूलावस्था में पढ़ा था कि रमा अच्छी बच्ची है, तो इसमें तुलना नहीं की गई, लेकिन केवल उसका गुण बताया गया बच्ची का। अगर इसमें पूछा, इसमें देखा जाए इस सेंटेंस में राम श्याम से, तो राम जो है श्याम की तुलना में ज़्यादा अच्छा है, तो इसमें राम और श्याम की आपस में तुलना की गई है, इसलिए इसमें उत्तरावस्था है। नेक्स्ट है गीता मनुज से सुंदर है। इसमें भी तुलना का भाव है कि गीता जो है वो मनुज से सुंदर है, इसलिए इसमें कौन सी अवस्था है? उत्तरावस्था है। नेक्स्ट है उत्तमावस्था। अब विशेषण की तीसरी अवस्था कौन सी है? उत्तमावस्था। इसमें क्या होता है? जिसमें दो से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना करके एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है। मतलब दोनों की तुलना तो की जाती है, लेकिन उससे भी हटके क्या परिणाम निकाला जाता है कि उनमें श्रेष्ठ कौन है, मतलब सबसे अच्छा कौन है और सबसे बुरा कौन है, ये ऐसे तुलना की जाती है। एग्जाम्पल देखो, जैसे अकबर सबसे महान है। अब अकबर महान था, इसमें अगर सेंटेंस दिया जाता कि अकबर महान था या है, तो इसमें कौन सी अवस्था होगी? मूलावस्था। अगर कहते कि अकबर सिकंदर से महान था, तो कौन सी अवस्था होती? उत्तरावस्था। लेकिन इसमें कहा गया है कि अकबर सबसे महान है या महान था, तो अकबर सबसे, इसमें क्या है? सबसे श्रेष्ठ बताया गया इसको, तो इसमें कौन सी अवस्था है? उत्तमावस्था। नेक्स्ट है गौरव सबसे चतुर है। इसमें गौरव को श्रेष्ठ बताया गया कि वो सबसे श्रेष्ठ है, कि सबसे तुलना करने के बाद क्या परिणाम निकला कि वो गौरव जो है सबसे चतुर है, इसलिए इसमें उत्तमावस्था है। नेक्स्ट, भारती बच्चों में सबसे अच्छी है। सब बच्चों में 30-40 बच्चे हैं, उनमें सबसे अच्छी बच्ची कौन सी है? भारती है, इसलिए भारती को श्रेष्ठ बताया गया, तो इसलिए इस सेंटेंस में, तो इसलिए इस वाक्य में उत्तमावस्था है।